हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ बर से आपका इंडस्ट्रियल टूल चैनल में एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 7 टूल्स के अगले टूल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है फिशबोन डायग्राम। उसको ही कॉजल इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 7 टूल्स। फिशबोन डायग्राम एक 7 टूल्स का एक टूल है जो इन्वेंट किया है काराओ इशिकावा इन्होंने 1943 में। यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक थ्योरी है जो आपको पढ़ के याद रखना है। और जैसे भी आप कोई भी इंटरव्यू को जाते हो तो वहाँ पे आप पूछा जा सकता है कि फिशबोन डायग्राम क्या रहता है, किसने इन्वेंट किया है, उसके उसका पर्पस क्या है, उसके मेथड्स कैसे है, वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो और आप उसका कैसे यूज कर सकते हो, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है, फिशबोन डायग्राम को हम हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही में उसका शेप फिशबोन के फिश के जैसे दिखता है, इसलिए उसका नाम फिशबोन डायग्राम दिया गया है। साथ ही में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल और पॉसिबल रूट कॉजेस। फिशबोन डायग्राम का जो पर्पज है, वो यूज है उनको जो पोटेंशियल और जो पॉसिबल रूट कॉज है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ये ढूंढने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही में 6 एम यूज इन फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम में 6 एम टाइप्स के की मेथड यूज किए जाते हैं। 6 एम मतलब मैन, मेथड, मटेरियल, मदर नेचर मतलब एनवायरमेंट, मशीन और मेजरमेंट। साथ ही में वी ओनली फाइंड पोटेंशियल पॉसिबल कॉजेस ओनली, रूट कॉज इज नॉट फाइंड आउट इन दिस प्रोसेस। तो फिशबोन डायग्राम में हम सिर्फ पोटेंशियल और पॉसिबल कॉजेस ढूंढ सकते हैं। रूट कॉज का हम यहाँ पे ये प्रोसेस में हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि रूट कॉज के लिए हम वाई एनालिसिस यूज करते हैं, जहाँ पे हमको रूट कॉज मालूम पड़ता है। लेकिन लेकिन वो ढूंढने के लिए हमको फिशबोन डायग्राम यूज करके हम वहां तक जल्दी पहुंच सकते हैं। दूसरा, आफ्टर फाइंड पॉसिबल कॉजेस वी हैव टू यूज अनदर टूल टू फाइंड रूट कॉज, जैसे कि वैलिडेशन मेथड और वायोएनालिसिस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड पॉसिबल रूट कॉजेस इन फिशबोन डायग्राम वी नीड टू फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी हमको फिशबोन डायग्राम जो ड्रॉ करना है, जो 7QC का टूल का एक टूल है जिसमें हमको पॉसिबल और पोटेंशियल कॉजेस निकालना है, तो वो निकालने के पहले हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? Brainstorming is a group of creativity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem. Brainstorming, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, एक टेक्निक है जहाँ पे कंक्लूजन निकाल के हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये डेवलप किन्होंने किया है? एलेक्स ऑसबॉर्न इन्होंने किया हुआ है। और टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अलग टाइप के ब्रेनस्टॉर्मिंग रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्योरी कुछ मैंने दिखाया हुआ है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स बट ट्रेडिशनली वी यूज ओनली 3 टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग और साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो स्ट्रक्चर मेथड या तीनों टाइप के ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे रहते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो मेथड है स्ट्रक्चर मेथड, इसमें 5 to 6 पीपल मतलब 5-6 लोगों का जो ग्रुप करके CFT, CFT मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम, इनको पार्टिसिपेट किया जाता है एक सेशन में। और वहाँ पे हर एक मेंबर को आप वो अपॉर्चुनिटी देते हो, वो प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बताने का, या उसके बारे में कुछ आइडिया होगा या कुछ टेक्निक होगा वो बताने के लिए। लेकिन उनको तो पहले साथ में एक राउंड टेबल में बिठाया जाता है और उनको जो जो कोई प्रॉब्लम होगा उनको बताया जाता है, और हर एक के सजेशंस या होंगे, हर एक के कुछ आइडिया होंगे, उनको उनसे वो लेके हम नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही में उसका लेकिन एक ड्रॉबैक भी ऐसा है कि मेंबर हैव मोर आइडियाज नॉट गेट इनफ टाइम टू शेयर देयर आइडियाज। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक मेंबर को एक ही टाइम पे एक ही चांस मिलता है। तो अगर वो चांस में उसका आइडिया फेल होया तो उसको वो चांस वापस मिलेगा नहीं मिलेगा हम उसको बोल नहीं सकते, इसलिए ये ड्रॉबैक उसका है। तो ये स्ट्रक्चर मेथड है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर मेथड। अनस्ट्रक्चर मेथड भी सेम,
यहाँ पे भी 5 to 6 पीपल का शिफ्ट टीम पार्टिसिपेट लेते हैं, वहाँ पे भी अराउंड का टेबल उनको बिठाया जाता है। और इन दिस मेथड एवरीबडी इज फ्री टू गिव द सजेशंस, मेंबर्स हैविंग मोर आइडियाज कैन शेयर देयर आइडियाज फ्रीली। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हर एक मेंबर को उसको बोलने का टाइम ज़्यादा दिया जाता है, उसको जितने भी आइडिया उसके पास है उसको शेयर करने को उसको चांस दिया जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ही है, हर एक इंसान को बोलने की आदत नहीं रहती, या कोई शाय पर्सन रहता है, या कोई बताता नहीं है, या किसी के पास आइडिया नहीं रहती है, तो अलग अलग कुछ बहुत सारे इशू रहते हैं। तो इन एन आइडियल ब्रेनस्टॉर्मिंग combine the structural and unstructured method. First use structured method and after are unstructured method to get out of box ideas. और लास्ट जो है तीसरा साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जहाँ पे 10 to 20 पीपल को एक साथ या उससे भी ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है टेबल के बाजू में, और डिस्कशन आर नॉट मेड वर्बली। यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना ही है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर से, यहाँ पे वर्बली नहीं, उनसे बात वर्बली नहीं किया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट होंगे उन सबको है ना एक पेपर दिया जाता है, वो पेपर पे इंडिविजुअली वो अपने आइडिया लिख के शेयर कर सकते हैं, और बाद में सब पेपर कलेक्शन करके वो आइडियाज को कैटेगराइज करके हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे थ्योरी में सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। After that, all paper sign slip collect from all members and categorize all ideas, group or combine ideas which are similar in nature. Generally, 3 types of category made: possible causes, may or may not possible, not possible causes. After categorize all ideas, actions are taken on possible and may possible cause. Not possible cause have no action taken. इसमें भी एक ड्रॉबैक है, इट किल्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ आइडिया और आइडिया जनरेशन। मतलब सपोज एक ने कोई आइडिया, सपोज भी जैसे आपने देखा 10 से 20 लोग होंगे वहां पे, तो एक ने एक आइडिया निकाला, अगर दूसरे ने भी दूसरा कोई आइडिया निकाला होगा तो जो पहला आइडिया है वो तो कैंसिल हो जाता है, तो दूसरा आइडिया पे हम फोकस करते हैं, अगर वो उससे अच्छा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो पहला आइडिया है उसका अपॉर्चुनिटी गवा दिया है सर। तो जनरल रूल्स ऑफ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो रूल है, क्वालिटी ऑफ आइडियाज आर इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ आइडियाज आर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी ऑफ आइडियाज। मतलब जितने सारे आइडियाज आएंगे हमको उतना इजी रहेगा कि ढूंढने के लिए कि कौन सी आइडिया अच्छी है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ आइडियाज में सपोज एक या दो ही क्वालिटी के आइडियाज आए लेकिन वो फुलफिल होंगे वो हम बोल नहीं सकते, इसलिए जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आइडियाज आएंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हम ऐसा एक टूल है, हम कौन से भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं या प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, हम इसको अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। वैसे हम इसको यूज करते हैं, आप घर में अगर रहते हो तो घर में आपको कोई सजेशन हो लेना चाहिएगा, आपको कुछ एजुकेशन में अगर सजेशन चाहिए तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, 2-3 लोगों को पूछते हो कि मैं कौन सा फील्ड चूज करूँ, ये फील्ड चूज करूँ या वो चूज करूँ, या इसके बारे में बताइए उसके बारे में बताइए। तो हर एक अपना अपना एडवाइस देते रहता है, एडवाइस देता है, सजेशन देता है। तो ये भी एक वन टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। तो जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पॉसिबल कॉजेस कौन से हैं और पोटेंशियल कॉजेस कौन से हैं। बाद में ये जो हमने कॉजेस निकाले हैं, it is a minimum required 20-25 possible causes identify for a good identification of cause. Many industries identify only 5 to 6 cause. It is not a good practice. Methodology of fishbone diagram. अभी इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद पॉसिबल कॉजेस और पोटेंशियल कॉजेस निकाल के रखे, तो अभी फिशबोन डायग्राम ड्रॉ कैसे करोगे, आप कौन सा कॉज कहाँ पे आपको डालना है, कौन से मेथड में डालना है, वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको मेक ए फिशबोन डायग्राम एंड राइट ऑल पॉसिबल कॉजेस इन 6 am आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। स्टेप 2 है फाइंड आउट द सस्पेक्टेड कॉज फ्रॉम द पॉसिबल कॉज। थर्ड है
validate all the suspect cause and write the result. All the validated results are valid cause of problem. और fourth है, do the web analysis of the valid cause and find out the root causes of the problem. अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4. अब इसको हमने ड्रॉ कैसे किया है आप देख सकते हो, ये फिशबोन डायग्राम. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट और एनवायरमेंट और क्वालिटी प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे लिखना है, और उसके बाद हर एक मेथड में या हर एक जो 6M हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट आपको क्वालिटी प्रॉब्लम का जो भी होगा उसका पोटेंशियल कॉज या कुछ पॉसिबल कॉजेस होंगे आपको स्पेसिफिक वहाँ पे लिखना है. जैसे अभी मेन में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आदमी का होगा तो उसमें क्या आता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है. मैं आदमी का एटीट्यूड हो सकता है, या स्किल हो सकता है, उसका ट्रेनिंग हो सकता है. ये पॉसिबल कॉज है कि जिसकी वजह से वो डिफेक्ट जनरेट हुआ या वो प्रॉब्लम ऑकर हुआ या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ. साथ ही में मटेरियल में आप देख सकते हो, मटेरियल में क्या होगा, सप्लायर हो गया, हार्ड होगा मटेरियल या रस्टी होगा. मशीन में भी सेम टूलिंग है, फिक्चर है, वेरिएशन है. एनवायरनमेंट में जाकर देखेंगे तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, नॉइज लेवल है. साथ ही में अगर मेजरमेंट देखेंगे तो गेजिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, काउंटिंग है. और मेथड में आप अकाउंटिंग, पॉलिसीज या प्रोसीजर, ऐसे अलग अलग पॉसिबल कॉजेस रहते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो ये सब डालने के बाद उसको इन सबको आपको एडिट करना है कि आपने जो प्रॉब्लम या पॉसिबल कॉज डाला हुआ है तो वो वैलिडेट है या नहीं है. तो उसके लिए आप एक शीट, आप ऐसे शीट बना सकते हो. देख सकते हो ऐसे शीट बना हुआ है जिसमें, जिसको बोलते हैं रूट कॉज वेरिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ वेरिएशन. मतलब जो भी हमने पॉसिबल कॉजेस फिशबोन डायग्राम में लिखे हुए वो सही में वैलिड है या नहीं, हम उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. और उसके बाद जो वैलिड होंगे उनको हमको वाइव एनालिसिस करके रूट कॉज फाइंड आउट करना है. जैसे कि अभी मेन में लिखा है हमने अनस्किल्ड क्वालिटी इंस्पेक्टर या न्यू ऑपरेटर, ये पॉसिबल कॉज है. तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, और एक्चुअल हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला, और वो होने के बाद हमको लगता है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है. वैसे ही सेम मशीन में है, मेथड में है और मटेरियल में है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो ऐसे हम फिशबोन डायग्राम निकाल के उसका रूट कॉज वैलिडेशन, हम सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा 7 टूल्स का फिशबोन डायग्राम का टूल का इंफॉर्मेशन. आगे का टूल का मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसका नाम है प्रोसेस फ्लो. पीएफडी या पीएफसी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो चार्ट. तो ये पीएफडी और पीएफसी इज इम्पोर्टेंट टूल ऑफ पीपैप. ये पीपैप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, और ये 7 टूल्स का भी एक इम्पोर्टेंट टूल है. 7 टूल्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पीपैप में कैसे यूज किया जाता है. उसका भी एक मैं वीडियो आपको एक स्पेशल आपको बना के दिखाऊंगा कि पीपैप में कौन से एलिमेंट रहते हैं, पीपैप कैसे भरा जाता है, पीपैप का फॉर्मेट क्या है, वो भी आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में. तो अभी बताऊंगा अभी यहाँ पे प्रोसेस पीएफडी और पीएफसी. तो अभी पीएफडी का पर्पज क्या है, इसका हिस्ट्री और बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में आपको भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि पीएफसी क्या रहता है, पीएफडी क्या रहता है, उसके सिंबल, कौन से सिंबल क्या रहते हैं, कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं, मैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगा. A flow chart is a type of diagram that represents a overflow or a process. Commonly alternate names used for flow chart is flow chart, flow chart, functional flow chart, process map, process chart, functional process chart, business process model, process flow. ये अलग अलग नाम हमने हमको इंडस्ट्री में दिए हुए हैं. यहाँ पे देख सकते हो आप थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ सकते हो. हिस्ट्री है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस मतलब हम उसको क्यों यूज करते हैं. तो इसका फ्लो चार्ट का यूज, इसका विजुअल इलस्ट्रेशन है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क. मतलब
पीएफडी से हमको विजुअल आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो कैसे फॉलो करता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस टू मेजर और इम्प्रूव potential weakness in the process are made visual, standardize the process. It is to communicate to others that how a process is done. साथ ही में इसके बेनिफिट्स है, it is easy to identify the process improvement, understand the process, show the duplicate effects and other non value added steps. तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स है, आप पढ़ सकते हो और याद करके आप कौन से भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको अगर आपको पूछा जाएगा प्रोसेस फ्लो के बारे में तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे सिंबल से पीएफडी और प्रोसेस फ्लो के जो स्टैंडर्ड्स है, आप ओवरऑल इंडस्ट्री में आप कहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस के नेम दिए हुए, उनके सिंबल दिए हुए और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि प्रोसेस सिंबल है उसका स्क्वायर, प्रोसेस एक्शन स्टेप है, फ्लो लाइन डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्लो है, स्टार्ट और एंड है, डिसीजन कनेक्टर, इन्वेंटरी होगा तो ट्रायंगल है, प्रिपरेशन होगा तो हेक्सागोनल है, जैसे अल्टरनेट प्रोसेस होगा, फ्लो लाइन होगा। तो अलग अलग यहाँ पे सिंबल दिए हुए। तो ये अब आगे के साइड में आपको दिखाऊंगा कि प्रोसेस फ्लो में बनाते टाइम कैसे वो उसको यूज किया जा सकता है। ये देखिए ऐसे उस सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो अभी दो ऑपरेशन दिए है, स्क्वायर और ट्रायंगल, मतलब प्रोसेस और रॉ मटेरियल। प्रोसेस लेजेंड दिया है, प्रोसेस, रॉ मटेरियल स्टोरेज, इंस्पेक्शन और मटेरियल फ्लो। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स का हमने कैसे यूज किया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम का यूज करके हम प्रोसेस का फ्लो बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जैसे कि ये भी देख सकते हो आप, स्टार्ट टर्मिनेटर, स्टार्ट करे प्रोसेस, उसका डिसीजन मेकिंग, नो होगा तो क्या डिसीजन होगा, यस होगा तो क्या डिसीजन होगा। ऐसे आप उसका प्रोसेस फ्लो बना सकते हो। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि 7QC टूल्स के जो दो टूल्स है, फिशबोन डायग्राम और पोस्टल पेपर डायग्राम के बारे में आपको जानकारी मिली। अगर आपको आगे के टूल की भी बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।